आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं इसको लिखा गया है। आद्यैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी है और इसे पढ़े भी गए हैं। प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पूरा पाषाण का कार्यकाल 30,000 से 10,000 BC है। मध्य पाषाण का कार्यकाल 10 BC से 4,000 BC है। नवपाषाण काल का कार्यकाल 4,000 से 2500 BC है। आदि ऐतिहासिक काल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका जो समय काल है 2500 से 1500 BC है। कहीं कहीं यह 1500 BC ना देके 1750 कुछ बुकों में दिया गया है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 BC से 600 BC तक होता है। अब ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का कार्यकाल 600 BC से 712 AD है। मध्यकालीन इतिहास 712 से 1707 AD तक है। आधुनिक इतिहास का 1707 से 1947 और अब तक का काल को माना जाता है। ऐतिहासिक काल प्राचीन इतिहास में हम पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एवं उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में मराठा साम्राज्य, धार्मिक या सूफीवादी विदेशी शक्तियों का आगमन कैसे हुआ, 1857 की क्रांति, सामाजिक आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नर एवं आज़ादी के लिए जो संघर्ष किए गए हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास से। तो मध्यकालीन भारत इतिहास में सबसे पहले भारत पर आक्रमण अरबों का हुआ। तो पहला अरब जो आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में अबैदुल्ला ने किया था, जो कि एक असफल आक्रमण रहा। दूसरा अरब आक्रमण 711 में ही बुदेल ने किया था, जो कि यह भी असफल हुआ। लेकिन तीसरा 712 में किया गया, जो कि एक सफल आक्रमण रहा, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम ने यह खैबर दर्रे से आकर भारत पर आक्रमण किया था और यह प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था जो सफल हुआ। इस समय जो खलीफा था वो वाहिद था तथा जो इराक का बादशाह था वो अल-हज्जाज का सेनापति अल-हज्जाज था। जो अल-हज्जाज का ही सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा ताहिर था, जिसकी 2 पुत्रियां सूर्यमला एवं परिमला थीं। सिंध का जो पुराना नाम है वो ब्रह्माबाद है और इसकी राजधानी आरोर थी। पहला आक्रमण जो कासिम ने किया था वो सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर फिर किया, फिर उसके बाद नीलम बौद्ध स्थलों पर किया था। जो कासिम का साथ बौद्ध लोगों ने ही दिया था, तभी वो भारत पर आक्रमण करने में सफल हो पाया। सिंध पर जजिया कर लगाया कासिम ने और गैर मुस्लिम शासकों जैसे ब्राह्मण, विधवा और विकलांगों पर यह कर नहीं लगाया। इस सब की जानकारी जो है अली अहमद की किताब चचनामा से मिलती है। जो चचनामा है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। अरब आक्रमणों का जो आए थे, इनका उद्देश्य जो था लूट करना तथा भारत में इस्लाम का प्रसार करना था। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जारी किए, जिसको दिरहम कहा गया। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा भारत पे।
आक्रमण अरब वासियों ने भारत में ऊँट पालन, मानचित्र कला, मानसून, खजूर की खेती तथा दशमलव पद्धतियाँ लाई। भारत पे अब तुर्क आक्रमण। भारत पे तुर्क आक्रमण जो तुर्की थे जो यामिनी वंश या गजनी वंश के थे। संस्थापक सबसे पहले आक्रमण अलप्तगिन ने किया, उसके बाद सुबुक्तगिन तथा उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने किया। जो सुबुक्तगिन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो यह असफल रहा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल के विरुद्ध किया गया 986 ईस्वी में, जो कि एक असफल रहा। इसके बाद तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी आता है। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। महमूद गजनवी के अन्य नाम क्या क्या थे? यामीन उद दौला, यामीन उल बिल्ला तथा इसको बुतकिशन अर्थात मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। गजनवी ने भारत पर आक्रमण 1000 AD में किया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा इसने सफल आक्रमण 1001 में किया। इसने बेहिंद का युद्ध किया जयपाल से। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। यह बात जो प्रसिद्ध इतिहासकार हेनरी एलियट हैं उन्होंने बताया। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1008 में नगरकोट व 1018 में कन्नौज पे आक्रमण किया। कलिंजर जो इसका अभियान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो विद्याधर जो एक चंदेल शासक थे उनके विरुद्ध किया था। 1025-16 में 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे किया, जो गुजरात इस समय का शासक भीमराव प्रथम थे। अब इसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन था, जिसका जन्म 1149 में तथा मृत्यु 1206 में हुआ। इसने अपने भाई ग्यासुद्दीन से 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश लिया। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 पे मुल्तान पे कर्मजाती जो जाति थी उस पे किया। पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया, जिसमें इसे भीमराव सेकंड, जिन्हें मूलराज सेकंड भी कहा जाता है, बुरी तरह से हराया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी को कौन भारतीय शासक था जिसने उसको बुरी तरह से हराया, तो उसका नाम भीमराव सेकंड या मूलराज सेकंड है। इस युद्ध का नेतृत्व जो थी नायका देवी, जो मूलराज सेकंड की माँ थी, उन्होंने किया था। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, जिनकी राजधानी अहिलवाड़ था। 1179 ईस्वी में कश्मीर और सिंध को मोहम्मद गोरी ने जीता। 1186 में पंजाब को जीता। इसका जो महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता और मोहम्मद गोरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनके पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी, जिसको पूरा कलहर ने पूर्ण की थी। तराइन का द्वितीय युद्ध गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिससे इसमें गोरी ने की जीत तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज की सेना की कमान गोविंद राय, वांडे राय और बदमता ने किया था। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया गया है। अनंगपाल सेकंड ने दिल्ली, जिसका पुराना नाम दिल्लकापुरी है, बसाई। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर सिंह चौहान था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ, जिसमें गोरी की जीत तथा जयचंद्र की हार हुई।
जयचंद्र जो थे वो गढ़वाल वंश के शासक थे। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी के साथ आए। मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक थे। ये अजमेर में रहते थे, यहीं पे इनकी दरगाह स्थित है। उत्तर भारत में इक्ता प्रथा मोहम्मद गोरी ने ही चलाई। गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी नंदी के सिक्के चलाए। 1202-3 में कलिंजर अभियान में चंदेल शासक परमादिदेव को हराया। कलिंजर जो था ऐबक इसमें गोरी का सहायक था। परमादिदेव के जो सेनापति का नाम अल्लाह उदल था। गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में दम्यक जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ कर हो गया। गोरी के 4 दास थे, यालदोज, कुबाचा, ऐबक तथा बख्तियार खिलजी। यालदोज जब गोरी भारत से वापस गया तो अपनी सारी संपत्ति अपने सैनिकों में बांट दिया गया। जैसे यालदोज को गजनी का क्षेत्र जो ऐबक का ससुर था, कुबाचा को सिंध का क्षेत्र सिंध में जैसे मुल्तान, काबुल तथा कंधार को दे दिया। ऐबक को लाहौर प्लस दिल्ली मिला। बख्तियार खिलजी को बंगाल बिहार मिला। गोरी के समय जो विद्वान थे वो फखरुद्दीन राजी तथा नजामी उरूज थे। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए। जो बख्तियार खिलजी थे वो बहुत सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था, बाद में यह ऐबक का भी सेनापति बना। अब स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाए। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश।